वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूपी ट्रिपल सी डॉक्यूमेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए क्लास नंबर 4 है। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट के प्रीवियस ईयर पेपर है उनका हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज हमारी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और उसमें हमने लगभग 60 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस क्लास को देखिएगा। उसके बाद अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे लिंक के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन में दी गई वहाँ आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ क्लास के एंड होने के बाद आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट प्रीवियस पेपर को हम बात करें तो यहाँ पे जो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा जेके एसएसबी का पेपर डॉक्यूमेंट का है, जिसके अंदर लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमारे 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्लास और होगी क्योंकि 20 क्वेश्चन होते हैं और उतना क्वेश्चन करते हैं जितने को अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन कर पाएँ, समझ पाएँ। अगर एग्जाम में उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग कर पाएँ। तो चलो देखते हैं बारी बारी से एक एक करके कि कौन से क्वेश्चन आज क्लास में है। तो 2-3 क्लास आपकी नहीं हो पाई थी तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 तक हमारा हो चुका था और आज हम करेंगे 60 नंबर 1 से। तो आपको बता दूं यहाँ पे इस क्लास के अंदर आपको कुछ इलेक्ट्रिकल का भी पार्ट होगा, ऑटो कैड इसमें भी आता है। तो 40 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस जो पैटर्न था उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, ताकि अगर एग्जाम में कुछ पैटर्न चेंज भी हो तो हमको उसका फ़ायदा मिले। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 आप क्या करिएगा, आप सभी से यही है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगर ऐसी क्लास आपके सामने आए तो आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सकें। इलेक्ट्रिक वायर फॉर बिल्डिंग इलेक्ट्रिक सिस्टम आर यूजली मेड अप। जो आपका इलेक्ट्रिक वायर होता है जो हम लोग इलेक्ट्रिक सिस्टम में यूज करते हैं, जो ओनली किसका बना होता है, टिन का, स्टील का, कॉपर का, आयरन का। तो वो आपका बना होता है मेनली कॉपर का। कॉपर के बनने के रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि कॉपर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेटेरियल फॉर इलेक्ट्रिक वायर इन बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिकॉज एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसके अंदर होती है और ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इफिशिएंटली, मतलब इसकी जो इफिशिएंसी होती है पावर ट्रांसफ़र करने की बहुत ज़्यादा होती है। इट आल्सो हैज़ गुड रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस भी करता है टू कोरोजन एंड इज रिलेटिवली इजी टू वर्क विद मेकिंग इट ए प्रेफर्ड मटेरियल फॉर वायरिंग इंस्टॉलेशन। मतलब ये आपका कोरोजन के ऊपर रेजिस्टेंस करता है और इसके साथ आसानी से हम लोग कार्य कर सकते हैं। कापर वायर आर अवेलेबल इन वेरियस साइज एकोमोडेट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल लोड एंड एप्लीकेशन। जैसा आपको लोड लगाना हो, जैसे कि आप लोग जाते हो कभी कभी शॉप के ऊपर तो पूछते हैं भैया कितने एम का वायर आपको चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि आप उस वायर के माध्यम से क्या चलाना चाहते हो। अगर नॉर्मली एक पंखा चलाना चाहते हो तो आपको बस वो 5-6 रुपये मीटर वाला पंखा चलाना चाहते हो तो आपको 4-5 रुपये मीटर वाला वो तार दे देता है। फिर अगर आप कहते हो भैया नहीं हमको हीटर लगाना है तो उसके लिए अलग सा वो मोटा वाला वायर देता है 4 mm 5 mm का, उस हिसाब से। तो उस हिसाब से लोड पे डिपेंड करता है कि आप कि कौन सा उसके उस वायर के माध्यम से आप क्या चलाना चाहते हो, तो उसी पर डिपेंड करता है। यही आप बात कह रहा है कि कापर वायर आर अवेलेबल इन वेरियस साइज, डिफरेंट टाइप के साइज में उपस्थित होता है। वाइल अदर मटेरियल, अगर हम दूसरे मटेरियल की बात करें जैसे कि एल्युमिनियम या स्टील कैन बी यूज फॉर सर्टेन एप्लीकेशन, जैसे कि कॉपर इज द मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल फॉर बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्यू टू फेवरेबल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इसकी कुछ अपनी खासियत है, कुछ विशेषताएं हैं, इसी वजह से ये ज़्यादा यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम और आपका स्टील। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 62, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्टैडोस। तो आप लोग आर्चेस का जो कंसेप्ट है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आर्चेस से एक क्वेश्चन आप देखोगे कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आर्च आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्टैडोस। तो आपका जो स्टैडोस का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर। तो देख लीजिए फिगर में क्राउन कहाँ पे होता है, तो ये हाईएस्ट पार्ट होता है स्टाडोस का और ये आपका होता है यहाँ पर क्राउन। ठीक है, तो कुछ और भी टर्मिनोलॉजी है आर्चेस से संबंधित देख लीजिएगा। स्पेन क्या होता है, ये जो क्लियर डिस्टेंस होती है बिटवीन द सपोर्ट, उन्हीं को हम लोग क्लियर डिस्टेंस को स्पेन कहते हैं। अब राइज क्या होता है, ये आपका क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस होती है बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द इंटरडोस एंड द स्प्रिंगिंग लाइन। ये आपकी जो स्प्रिंगिंग लाइन है और ये हाईएस्ट पॉइंट, ये इसके बीच की जो होती है राइज कहलाती है। ये है आपका इंटरडोस। इंटरडोस में क्या होगा, इनर कर्व आपका एंड आर्च, जो आर्च का जो इनर कर्व होता है उसको हम लोग इंटरडोस कहते हैं। सॉफिट क्या होता है, उसी जो सरफेस होती है आर्क की उसी को सॉफिट कहते हैं, जो इनर सरफेस होती है। एक्स्ट्राडोस क्या होता है, आउटर कर्व ऑफ एन आर्चेज, जो भी आपकी आर्च होती है उसकी आउटर कर्व जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाडोस। जैसे आप ये देख रहे हो स्टाडोस आपका है। वो सोसर क्या होता है, वेज शेप यूनिट ऑफ मेसनरी, ये आपकी जो होती है जो स्टोन की पत्थर लगा होता है उसी को हम लोग वो सोसर कहते हैं।
की क्या होता है, वेज सेव यूनिट फिक्स एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आर्च, इसी को की भी कहते हैं। ठीक है, वेज सेव यूनिट ऑफ मेसोनरी। स्पेंडिल क्या होता है, स्पेंडिल आपका क्या होता है, कर्व ट्रायंगुलर स्पेस्ड फॉर्म बिटवीन स्टाडोस एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द क्राउन, इसी को स्पेंडिल कहते हैं। स्क्यू बैक क्या होता है, जहाँ पे आकार का ये आर्च आपका मिलता है, इसी को स्क्यू बैक कहते हैं। इंक्लाइंड स्प्लेड सरफेस ऑन द एबटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर टू रिसीव द आर्च, जो रिसीव करता है आर्च को, उसी को हम लोग कहते हैं स्क्यू बैक। स्प्रिंगिंग पॉइंट क्या होता है, पॉइंट फ्रॉम विच द कर्व ऑफ द आर्च स्प्रिंग। ठीक है, विच द कर्व ऑफ द आर्च स्प्रिंग। स्प्रिंगिंग लाइन क्या होता है, इट इज इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द स्प्रिंगिंग पॉइंट, स्प्रिंगिंग पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को कहते हैं स्प्रिंगिंग लाइन कहते हैं। वह पॉइंट जहाँ से आपका कर्व जो है आपका स्प्रिंग का स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग स्प्रिंग पॉइंट कहते हैं। ये सारी बातें आपके आर्च से संबंधित है, इनको आपको ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि इससे संबंधित अगर कोई भी पॉइंट अगर आए एग्जाम में, क्योंकि जैसे यहाँ क्राउन पूछा है, कभी आपसे उससे पूछ सकता है, स्प्रिंगर के बारे में पूछ सकता है, इंटरडोस के और इसके बारे में पूछ सकता है, तो आर्च से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। द मेन रेल टू विच द टंग रेल फिट इज कॉल्ड, जो मेन रेल होती है जहाँ पे आपकी टंग रेल आपकी फिट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्टॉक रेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि स्टॉक रेल होता क्या है। द मेन रेल डेट द टंग रेल कनेक्ट इट इज रिफर टू एज द स्टॉक रेल। द स्टॉक रेल प्रोवाइड द प्राइमरी सपोर्ट एंड अलाइनमेंट फॉर द मूविंग स्विच पॉइंट टंग रेल इन ए रेल रोड स्विच आर टर्न आउट। ठीक है, अब बात करते हैं टंग रेल क्या होता है। इट इज टेपर्ड या मूवेबल रेल मेड ऑफ हाई कार्बन और मैग्नीज स्टील टू विथस्टैंड वियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई कार्बन और मैग्नीज स्टील का बनाया जाता है, और ये टेपर्ड होता है, मूवेबल रेल होता है। इट इज़ अ थिकर इन इट अटैच टू ए रनिंग रेल, जिसका जो थिकर पार्ट होता है वो आपका अटैच होता है रनिंग रेल से, मतलब जैसे कि आपकी ये रेल गई होती है, इसी से आकर के अटैच होता है इस तरीके से। ए टंग रेल इज ऑल्सो कॉल्ड द स्विच रेल, इसको हम लोग स्विच रेल भी के नाम से जानते हैं। तो पॉइंट और स्विच आपका क्या होता है, पॉइंट आर स्विच की अगर हम बात करें, पॉइंट आर स्विच ए पेयर ऑफ टंग एंड स्टॉक रेल विद द नेसेसरी कनेक्शन एंड फिटिंग फॉर्म ए स्विच। जो टंग एंड स्टॉक रेल का जो नेसेसरी कनेक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो कि स्विच को फॉर्म करता है। क्रॉसिंग क्या होता है, ए क्रॉसिंग इज ए डिवाइस इंट्रोड्यूस एट द जंक्शन वेयर टू रेल क्रॉस इच अदर टू परमिट द व्हील फ्लंज ऑफ ए रेलवे व्हीकल टू पास फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। ठीक है, आपने देखा होगा एक ट्रैक से अगर हम लोग दूसरे ट्रैक पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग क्रॉसिंग का यूज़ करते हैं, तो वो आपका कहलाता है क्रॉसिंग। ठीक, कुछ फिगर इसकी है, आप देख लीजिएगा, फिगर इसकी अगर दिखाएं तो फिगर इसकी है ये। ठीक है, फिगर आप देखोगे तो ये आपका होता है, ये सीधी आपकी एक रेल होती है जो आपकी मूव करती है, और यहाँ आपका स्टॉक रेल इसका नाम दिया जाता है, जहाँ पे आपका ये होता है। फिर यहाँ पे आपका चेक रेल होता है, ये आपका विंग रेल के नाम से आता है, और ये जाकर के आपकी टंग रेल यहाँ पे मिल जाती है। ये आपका एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग और थ्रोटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग होती है। यहाँ पे आपका थ्रोट होता है इस तरीके से, और ये आपका होता है, और इस तरीके से हमारी ये रेल होती है। तो जो हमारा ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग टर्न आउट जो हमारा होता है, जहाँ पे आपकी एक रेल दूसरे दूसरे को क्रॉस करती है, जहाँ पे चेंज करती है, वो उस वाली फिगर को बताया गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कौन सा क्वेश्चन आपका था। ये क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 63, इसका थर्ड आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 64, ये आपका ऑटोकैड आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऑटोकैड का कुछ लेक्चर अगर आप कहीं पा जाते हैं, उसको जरूर एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, क्योंकि ऑटोकैड से क्वेश्चन आपके इसमें डॉक्यूमेंट में आते हैं। विच द फॉलोइंग कमांड रिप्रेजेंट द आइकन शोन इन द गिवन फिगर। तो ये जो कमांड होता है, जब आप ऑटोकैड का फीचर जो आपका एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसे ओपन करोगे तो वहाँ एक कमांड बना होता है। ये आपका यूज़ किया था ऑफसेट के लिए, अगर आपको ऑफसेट लगाना होता है वहाँ पे, तो ऑफसेट के लिए ये कमांड यूज़ किया था। ये फिगर ऐसे बनी होती है वहाँ पे, ठीक है, ये आइकन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। एज पर खोसला थ्योरी द एग्जिट ग्रेडियंट सरफेस फ्लो डिपेंड अपॉन। तो आपने खोसला थ्योरी का जो फार्मूला पढ़ा होगा, एक जो h/d करके आपका होता है 1/α × 100 लेमडा करके जो आपका होता है, उस वो जो फार्मूला होता है एज पर खोसला थ्योरी, जो एग्जिट ग्रेडियंट का फार्मूला आपका होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ वाटर पे, विथ एंड डेप्थ ऑफ रेशियो पे, विस्कोसिटी ऑफ वाटर पे, सरफेस ऑफ कट ऑफ वॉल। तो वो आपको डिपेंड करता है विथ ऑब्लिक डेप्थ ऑफ रेशियो के ऊपर। कैसे, आइए देखते हैं। यह फार्मूला देखिए लिखा है एग्जिट ग्रेडियंट का, h/d = 1/π इंटू रूट अल्फ़ा रूट लेमडा। अब लेमडा यहाँ पे जो होता है 1 + √1 + α²/2 होता है। जो अल्फा होता है वो डिपेंड करता है b/d रेशियो पे। तो यहाँ आपका इट इज़ क्लियर डेट, यहाँ पे क्लियर है कि एग्जिट ग्रेडियंट आपका जो होगा वो ब्रीथ एंड डेप्थ रेशियो पे डिपेंड करेगा, या फिर हाइट अपॉन डेप्थ रेशियो पे। तो ऑप्शन में केवल ब्रीथ एंड डेप्थ रेशियो का फार्मूला है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, कि ब्रीथ और डेप्थ रेशियो पे आपका ये डिपेंड करने वाला है।
अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 66। Which of the following process is the most commonly used for setting the tangent? अगर आपको टेंजेंट को सेट करना है, टेंजेंट को अगर आपको सेटिंग करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? रैंकाइन, टेओडोलाइट, ट्रायल एंड एरर मेथड, टाइकोमीटर मेथड। तो यहाँ पे अगर टेंजेंट को सेटिंग करना है उसके लिए हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करते हैं। यहाँ देख लीजिए, ट्रायल एंड एरर मेथड इज ए टीडियस प्रोसेस, इट इज मोस्टली यूज इन द ऑल मेथड ऑफ सेटिंग ए टेंजेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व एक्यूरेसी एंड माइट बी एबल टू डिलीवर टू बेस्ट आउटपुट थ्रू कैलकुलेशन। तो इसके द्वारा हम लोग बहुत आसानी से, और जो आपका निकल के आता है टेंजेंट, वो आपका बहुत ही बेस्ट आउटपुट देता है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं। अब यहाँ पे सेटिंग आउट ऑफ सर्कुलर कर्व को अगर हम लोग सेटिंग आउट करते हैं, उसके कुछ और मेथड है जो आपने नाम सुना होगा। लीनियर मेथड में आपका था ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, रेडियल ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। ये सारे मेथड आपके लीनियर मेथड के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें एंगुलर मेथड के, टेप एंड थेओडोलाइट, रैंकाइन मेथड, टेंजेंशियल रिफ्लेक्शन एंगल, टू थेओडोलाइट मेथड, टाइकोमीटर मेथड। तो ये आपके सारे बातें एंगुलर मेथड के अंतर्गत आती हैं। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, यू आर नॉट कंसिडर्ड बाय द एक्स वाई प्लेन व्हेन यू थ्रो ए मॉडल। तो ये भी आपका ऑटो कैड संबंधित क्वेश्चन है कि अगर एक्स वाई प्लेन पर आपको कंसंट्रेट करना ही कंसिडर करना है तो व्हेन यू थ्रो ए मॉडल, तो आपको फ्लाई मॉडल का यूज करना पड़ेगा। तो ये भी आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि फ्लाई मॉडल होता है। अगर नॉट कंसंट्रेट बाय द एक्स वाई प्लेन का नहीं करना है तो उस केस में आपको मॉडल का फ्लाई मॉडल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कुछ समझ लेते हैं, क्योंकि ये ऑटो कैड संबंधित चीज़ें हैं डिजाइनिंग में, तो आप अगर पढ़े होगे तभी आपको समझ में आएगा, पर थोड़ी थ्योरी है तो समझ लेते हैं। व्हेन यू फ्लाई थ्रू ए मॉडल यू आर नॉट कंसंट्रेट बाय द एक्स वाई प्लेन। अगर आप फ्लाई के थ्रू मॉडल में अगर करना चाहते हैं तो आपको कंसंट्रेट नहीं करना पड़ेगा एक्स वाई प्लेन के। फ्लाइंग इम्प्लाइज मूविंग फ्रीली इन 3 डायमेंशनल स्पेस। मतलब जो फ्लाइंग होता है वो इम्प्लाई कर सकता है 3 डायमेंशनल में फ्रीली की तरह, जैसे कि अलाउइंग मूवमेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन, वाई एंड जेड एक्सिस विदाउट बीइंग लिमिटेड टू द स्पेसिफिक प्लेन और सरफेस। ठीक है, बिना किसी स्पेसिफिक प्लेन और स्पेसिफिक सरफेस के वो लिमिटेड नहीं है, एक्स वाई जेड में आपका मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सुना होगा कंटेक्ट वर्चुअल रियलिटी, कंप्यूटर डिजाइन, CAD और आर्किटेक्चरल मॉडलिंग, वेयर यूजर कैन नेविगेट थ्रू डिजिटल रिप्रेजेंटेशन 3D मॉडल। In a virtual environment, you can fly through the model, moving in any direction, including up and down, as well as rotating or changing your viewpoint without being restricted to a specific plane. तो इस क्वेश्चन को जाएगा सेकंड आपका राइट आंसर। व्हाट शैल बी द थिकनेस ऑफ द वर्टिकल डैम प्रूफ कोर्स ऑफ सीमेंट। तो DPC की साइज कितनी होती है? तो आपने कहीं कहीं देखा होगा 25 mm होगा, पर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, पर आपका हो जाएगा यहाँ पे 20 mm। ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। DPC वैसे आपका 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस होता है, पर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा अराउंड 20 सेंटीमीटर हम लोग मान लेंगे। विच टाइप ऑफ कंपास कैन बी यूज विदाउट ट्राईपॉड। कौन सा ऐसा कंपास है जो हम लोग बिना किसी ट्राईपॉड के यूज कर सकते हैं? तो वो आपका होता है प्रिज्मेटिक कंपास। सर्वेयर कंपास में क्या होता है, डिग्री आपका 0 से 90 के बीच में होता है, यहाँ पे आपका 0 से लेकर के 360 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास में आपको होल सेकंड बेरिंग पे काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग RB बेरिंग में काम करते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका प्रिज्मेटिक कंपास का 4 आपका राइट आंसर। मेजरमेंट है 1 टन इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन है, कितना होता है आपका 1000 kg होता है। कुछ और बातें ध्यान रखिएगा। 1 ग्राम में कितना होता है 1000 मिलीग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 कुंटल में कितना होता है 100 kg होता है, 1 टन में कितना होता है 1000 kg आपका होता है, 1 आउंस में कितना ग्राम होता है 28.3 ग्राम, 1 पाउंड में कितना किलोग्राम होता है 0.45 ग्राम, 1 किलोग्राम में कितना होता है 2.205 आपका रहने वाला होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे वो 1 टन का आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहने वाला है। व्हाट डज द कंट्रोल ब्रेक डू। जो आपका कंट्रोल ब्रेक होता है वो आपका क्या काम करता है? ये आपका ये भी आपका ऑटो कैड का क्वेश्चन है, पर कंट्रोल यहाँ पे जो की से संबंधित क्वेश्चन है, की का संबंधित क्वेश्चन है। तो कंट्रोल ब्रेक का काम क्या होता है? तो याद रखिएगा, इट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट प्रोग्राम। जो भी आपका करंट प्रोग्राम होगा, तो अगर आप कंट्रोल ब्रेक दबा दोगे तो ये आपका स्टॉप कर देगा उस एग्जीक्यूशन को, जो भी करंट प्रोग्राम होगा उसको स्टॉप कर देगा। कंट्रोल ब्रेक कमांड क्या होता है कि प्रेसिंग कंट्रोल ब्रेक ऑन ए कंप्यूटर और कीबोर्ड
combination typically interrupt or terminate the execution of the current program on process. It is commonly used to halt or stop the execution of program that might be running indefinitely or experiencing issues. तो ये आपका क्या करता है, जो भी आपका करंट प्रोग्राम होगा उसको रोक देता है। कुछ और बातें हैं। कंट्रोल ओ का काम क्या होगा, वो काम करेगा ओपन ए फाइल इन द करंट सॉफ्टवेयर। कोई अगर आपको फाइल ओपन करनी है करंट सॉफ्टवेयर के अंदर, वो आप काम करेगा। कंट्रोल ए से आपका सेलेक्ट होगा, कंट्रोल सी से आपका कॉपी होगा, कंट्रोल वी से आपका पेस्ट होगा, वाई से रीडू होगा, कंट्रोल जेड से आपका अंडू लास्ट एक्शन होगा, कंट्रोल प्लस ई से आपका ओपन द स्टार्ट मेन्यू होगा, F2 से रीनेम ए सिलेक्टेड फाइल होगा, कंट्रोल प्लस से क्रिएट ए न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपका रहने वाला है। 72 हो जाएगा, द dir कमांड इज यूज टू। तो dir कमांड होता है किस लिए यूज किया जाता है, डिलीट द डायरेक्टरी, या फिर आपका डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ फाइल एंड फोल्डर, ओपन द डायरेक्टरी। तो ये भी आप कमांड से क्वेश्चन है, तो डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ फाइल एंड फोल्डर का काम यूज करेगा। पढ़ लेते हैं dir क्या करता है। dir कमांड का यूज होता है कमांड लाइन यूटिलिटी यूज इन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडो हो गया एंड MS DOS टू लिफ्ट द फाइल एंड डायरेक्टरीज कंटेंट विद इन स्पेसिफाई directory. When executed, the dir command display information about the file and folder in the current directory by default, or it can be used with a specific path to lift the content of a particular directory. The dir command provide details such as the file or folder name, size, date of creation or modification, and other information depending on the operating system and option used. तो इसका मतलब यही है पूरे का कि आप ये समझिए डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल एंड फोल्डर, मतलब क्या होगा, किसी फाइल और फोल्डर के अंदर जो डिस्प्ले होती है, मतलब ओपन करना, वही आपका होता है dir कमांड का यूज। बस ठीक है, इतना ध्यान रखना। 73 क्वेश्चन है आपका, व्हिच आर द फॉलोइंग फार्मवर्क। तो ये है क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मवर्क कंसिस्ट ऑफ रो ऑफ द वर्टिकल पोस्ट व्हिच कैरी स्मॉल वुडन बीम एट देयर टॉप्स। तो किस प्रकार के फॉर्मवर्क के अंदर आपका स्मॉल वुडन बीम उसके टॉप के ऊपर होता है। ये RCC फ्लोर्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप ये फिगर आप देखेंगे तो यहाँ RCC फ्लोर के ऊपर ये कुछ इस तरीके से आपका बना होता है। जब RCC का फ्लोर बनता है तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि वर्टिकल पोस्ट भी होता है, यहाँ आपका वर्टिकल पोस्ट भी होता है, यहाँ पे वुडन बीम भी होती है। तो इस प्रकार का फॉर्म वर्क का क्वेश्चन ये आपका रहने वाला है, RCC फ्लोर्स का हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, आउटर प्रोजेक्शन ऑन द ट्रेड ऑफ स्टेयर। तो आपने ये जीना, अपने जैसे स्टेयर कहते हैं हिंदी में, जीना हो गया। ये अभी आपका स्टेयर होता है, आपका ट्रेड हो गया, ये आपका हो गया राइज वाला पार्ट, और इस तरीके से आपका ये रहता है। तो जहाँ पे आपका ट्रेड होता है, ये हल्का सा आगे थोड़ा सा पार्ट निकला होता है, इसी को हम लोग कहते हैं नोजिंग, इसी को हम लोग कहते हैं नोजिंग कहते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे पार्ट बना होता है जो कि और इस नोजिंग को स्ट्रेंथन देता है, उसी को हम लोग स्कोसिया भी कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका पार्ट होता है नोजिंग का, ये आपका ट्रेड हो गया, ये आपका हो गया राइज वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे है आउटर प्रोजेक्शन ऑन द ट्रेड या स्टेयर, तो आपका हो जाएगा वो नोजिंग हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ये, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, इस तरीके से कुछ आपका होता है। द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द ट्रेड बियॉन्ड द फेस ऑफ द राइजर, ये आपका होता है राइजर के फेस के सामने ऐसे निकला होता पार्ट, ये इतना पार्ट, इसी को हम लोग कहते हैं नोजिंग। ठीक है, आपने बेलिफ्टर का नाम सुना होगा, ये आपका वर्टिकल ऐसे होता है। ठीक है, जो कि आपका हैंड रेल और स्टेयर के बीच में ऐसा वर्टिकल पोस्ट होता है। न्यूअल पोस्ट आपका यहाँ पे लगा होता है, लैंडिंग आपकी यहाँ पे होती है, ये आपकी गोइंग होती है, आपकी गोइंग होती है, आपका लैंडिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका थीटा होता है, थीटा किसी भी केस में आपका 25 और 40, 25 से कम 40 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू आपको स्टेयर में याद रखना पड़ेगा। मिनिमम 3 फ्लाइट होती है, मैक्सिमम 12 होती है। यही होती है क्या है कि एक फ्लाइट में आपका मैक्सिमम ये आपका जो है मिनिमम 3 आपका होना चाहिए, ये मतलब कि ये आपकी सीधी लंबाई में, ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, आप देख लीजिएगा कि बैलिस्टर क्या होता है या बैरिस्टर होगा है। कंबाइंड फ्रेमवर्क फॉर हैंडल एंड बैलिस्टर के बीच में आपको दिखा दिया। ट्रेड आपको पता ही, हॉरिजॉन्टल अपर पोर्शन ऑफ द स्टेप होता है। गोइंग आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द फेस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव राइजर के बीच में, ये आपका राइजर है, दो कॉन्सिक्यूटिव राइजर के बीच में आपकी जो आपका होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोइंग कहते हैं। राइजर क्या होता है, वर्टिकल फ्रंट मेंबर, ये आपका होता है राइजर। राइज वही होता है कितना आपका वर्टिकल डिस्टेंस, उसी को राइज कहते हैं। फ्लाइट आपका सीरीज ऑफ स्टेप बिटवीन लैंडिंग। ठीक है, लैंडिंग, एक लैंडिंग यहाँ पे मान लीजिए, एक लैंडिंग यहाँ पे है, तो इनके बीच में जो आपका स्टेप सीरीज का स्टेप होगा, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं।
स्कोसिया मैंने बताया, एडिशनल मोल्डिंग होती है प्रोवाइड अंडर द नोजिंग, नोजिंग के अंदर होती है जो कि इंप्रूव करता है एलिवेशन ऑफ द स्टेप को और उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है। कभी कभी नोजिंग के एंड में लगा होता है। स्कोसिया मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 75 आपका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रहने वाला है। टू आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 75 आपका क्वेश्चन है कि द लेवल अप द व्हिच द रिजर्वायर शुड बी फुल ऑफ वाटर इज टर्मिनेट। लेवल अप जो आपका होता है, रिजर्वायर आपको जब फुल कंडीशन में हो तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम लेवल के नाम से जानता है। तो 4 आपका हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल रिफर टू द हाईएस्ट परमिसिबल वाटर लेवल इन द रिजर्वायर आर एनी अदर वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर। It represents the point at which the reservoir is considered full and no further water can be stored without overflowing. Maximum level is typically determined based on various factors including the design capacity of the reservoir and considering the far flood control. तो maximum level आपका highest permissible water level होता है जो कि रिजर्वायर के अंदर होता है। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि जब आपका फुल लेवल पर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको मैक्सिमम लेवल के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड साइज या हाइट ऑफ लेटर या सब टाइटल? जब आप सब टाइटल में लिखते हो तो उसकी हाइट जो वहाँ पे लेटर और न्यूमेरिकल आप यूज करते हो उसकी हाइट कितनी होती है? आपने ड्राइंग में जब लिखा होगा तो उसकी कुछ हाइट होती थी। ए आपको इतनी हाइट में लिखना है, बी आपको इतनी हाइट में लिखना है, सी आपको इतनी हाइट में लिखना है। तो वही जब सब टाइटल के लिए आप लिखते हो कोई लेटर कोई न्यूमेरिकल तो उसकी हाइट कितनी होती है? तो ध्यान रखना उसकी हाइट होती है सब टाइटल और हेडिंग के केस में 3, 4, 5, 6 के बीच आप रख सकते हो। यहाँ आप ध्यान से पढ़िए कि लेटर एंड न्यूमरल आर डिजाइनेटेड बाय देयर हाइट। जो भी लेटर और न्यूमरल होते हैं उनको जो डिजाइन किया जाता है उनके हाइट के आधार पर। हाउ एवर एक्चुअल साइज यूज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ड्राइंग एंड द पर्पज फॉर व्हिच इट इंटेंडेड। किस पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो और क्या उसका इंटेंडेशन है उस आधार पर आपकी एक्चुअल साइज डिपेंड करती है। स्टैंडर्ड हाइट जो होती है मोस्ट लेटरिंग के केस में 3 mm होती है, जो होती है मैक्सिमम 3 mm मोस्टली यूज की जाती है। फॉर लॉन्गर ड्राइंग ए हाइट 5 से 6 mm भी रख सकते हैं, रिकमेंड किया जाता है। फॉर स्पेशल नोट एंड टाइटल ब्लॉक के केस में इन्फॉर्मेशन यूनिफॉर्म लेंथ में रखना 4, 6 एंड 8 mm का भी यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर ऑप्शन पूछा है कि सब टाइटल और हेडिंग के केस में कितना होता है 3, 4, 5, 6 होगा और उस बिहाफ पर आपका आंसर हो जाएगा 3, 4, 5 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आप इसको याद रख सकते हो कि ड्राइंग नंबर इन टाइटल ब्लॉक में ये लेटर नेटोनिक कटिंग प्लेन के सेक्शन में आपका हाइट 10 से 12 होगा। टाइटल ऑफ ड्राइंग आपका 6 से 8 होगा। नोट सच ए लेजेंड शेड्यूल एंड मटेरियल लिस्ट डायमेंशनिंग आपका 3, 4, 5 आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे 76 का हो जाएगा 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। 77 हो जाएगा व्हिच डोर इज रिकमेंडेड व्हेन प्राइवेसी कंबाइंड विथ नेचुरल वेंटिलेशन। मतलब जहाँ पे आपको प्राइवेसी भी चाहिए और आपका वेंटिलेशन भी अच्छा हो तो वहाँ पे कौन सा डोर लगाते हैं? वहाँ पे हमारा होता है लोअर डोर। किस तरीके से दिखता है? ये कुछ इस तरीके से होता है, आपने देखा भी होगा, ये आपका लोअर डोर लगा होता है। तो इस तरीके से बना होता है, इसमें आपको वेंटिलेशन भी होता है और आपकी प्राइवेसी भी बनी रहती है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सेकंड आपका राइट आंसर यहाँ पे। 78 क्वेश्चन के लिए हमें आगे चलना पड़ेगा। 78 क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 78 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 78 आपका है अकॉर्डिंग टू IS कोड एक एग्रीगेट शुड नॉट बी। एग्रीगेट आपका कैसा नहीं होना चाहिए? तो एग्रीगेट सफिशिएंटली हार्ड एंड ड्यूरेबल, ये बात तो सही है। इस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, केमिकली इनर्ट कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दो आपका हो जाएगा राइट आंसर। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एग्रीगेट शुड बी इनर्ट आर डू नॉट रिएक्ट विथ बाइंडिंग मटेरियल लाइक सीमेंट लाइम के साथ में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। एग्रीगेट सेल बी हार्ड स्ट्रॉन्ग डेंस ड्यूरेबल क्लियर फ्री ऑफ डिलीटेरियस सब्सटेंस का होना चाहिए। ए गुड एग्रीगेट शुड नॉट बी ऑर्गेनिक। एक गुड एग्रीगेट जो होता है वो ऑर्गेनिक नहीं होता। एज पर IS कोड 456 मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड बी लेस देन 1/4 ऑफ द मिनिमम डायमेंशन ऑफ द कंक्रीट मेंबर एंड 1/5 of the minimum dimension of the reinforced concrete member. If the surface is rough but porous, maximum bond strength developed. In porous surface aggregate, the bond strength increase due to setting of cement pellets in the pores. Aggregate shall not contain in excess harmful materials such as pyrite, alkalis, C-cell and organic impurity आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको एग्रीगेट से संबंधित याद रखनी होगी और आपको मैंने क्वेश्चन में बताया कि एग्रीगेट आपका ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए, ये बातें आपको ध्यान रखना होगा। बिटमस मैकेडम कंस्ट्रक्शन इज ए टाइप ऑफ, जो बिटमस मैकेडम कंस्ट्रक्शन होता है किस प्रकार का टाइप है? तो आपका प्रीमिक्स टाइप है। कैसे समझ लेते हैं आगे। बिटमस मैकेडम कहता है इट इज द कंपैक्टेड लेयर ऑफ क्लीन क्रस्ड
stone are reasonably uniform in size. Over this layer, a second layer of crushed stone together with bituminous material was heavily spread. Much of the bituminous material penetrated into the void and bind stone together. To fill the surface void of the first course, a uniform thin layer of small aggregate is spread and rolled. Then again a light application of bituminous material is applied and a thin layer of still स्मॉलर एग्रीगेट स्प्रेड एंड रोल्ड. दिस इज जनरली नोन एज अ पेनिट्रेशन मैकेडम. तो ये आपका बिटुमेन मैकेडम का तरीका होता है. इसी को हम लोग प्रीमिक्स मेथड भी कहते हैं, जो कि बिटुमेन मैकेडम कंस्ट्रक्शन को बनाने का टाइप होता है. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द रफनेस ऑफ द वॉल विद प्लास्टर कोटिंग. आप प्लास्टरिंग जब आप क्रिया करते हो तो वॉल आपकी रफ क्यों होनी चाहिए. इस बात का प्रूफ है कि इट मेक द प्लास्टर बॉन्ड मूवमेंट होता है. मतलब कि प्लास्टर और आपके वॉल के बीच में जो आप वॉल पे प्लास्टर मसाला चिपका रहे हो, जो मोटार आप लगा रहे हो, तो उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, इसीलिए वॉल की सरफेस को हमेशा जो है थोड़ा रफनेस बनाया जाता है. तो व्हेन वॉल है रफ सरफेस, अगर आपकी वॉल रफ सरफेस होगी तो प्लास्टरिंग आप करोगे तो ये बेटर बॉन्डिंग होगा. ठीक है. रफनेस प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर द प्लास्टर टू एडहेयर टू इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड. अदरवाइज आप नहीं हो, अगर आपकी अच्छी नहीं होगी, स्मूथ सरफेस होगा तो प्लास्टर आपका नीचे गिर जाएगा बाद में. तो रफ सरफेस हेल्प द वेट प्लास्टर ग्रिप ऑन टू द इरेगुलरिटीज एंड टेक्सचर ऑफ द वॉल, क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्गर मैकेनिकल बॉन्ड. This enhances the overall adhesion and stability of the plaster, reducing the likelihood of loosening and separating from the wall over time. तो ये आप समझ रहे हो, रफ सरफेस होगा तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका एडहेशन में, स्टेबिलिटी में. और अगर आपका रफ सरफेस नहीं होगा तो लूज हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा और आपका प्लास्टर नीचे गिर जाएगा. कंडीशन फॉर द प्लास्टर कोटिंग ऑन ए वॉल जनरली इंक्लूड ऑन द फॉलोइंग. क्लीन एंड साउंड सरफेस होने चाहिए. मॉइस्चर कंटेंट आपके अंदर होना चाहिए. अगर मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा तो मोटार से सारा का सारा पानी जो होगा वो वॉल ले लेगा और आपकी एडहेशन लो हो जाएगा, आपकी वर्केबिलिटी भी कम हो जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी. प्रॉपर क्यूरिंग होनी चाहिए. प्रॉपर क्यूरिंग आपकी होनी चाहिए उसके अंदर. ठीक है. प्रॉपर क्यूरिंग आपकी होनी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये है क्लीन एंड, आपका क्या है, क्लीन एंड साउंड सर्विस. इसका मतलब होता है कि वॉल शुड बी क्लीन. आपकी जो वॉल होनी चाहिए अच्छे से साफ होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम डर्ट एंड ग्रीस आर एनी लूज पार्टिकल. इट शुड आल्सो बी स्ट्रिक्टली साउंड विदाउट एनी क्रैक और सिग्निफिकेंट डैमेज दैट कुड अफेक्ट द प्लास्टर एडहेशन और परफॉर्मेंस. अगर ये फ्री फ्रॉम डस्ट होना चाहिए. अगर डस्ट अगर रहा, क्लीन नहीं रही, ग्रीसिंग रहा, तो वहाँ पे क्या होगा, एडहेशन अच्छा नहीं बन पाएगा. और आपका एडहेशन जब अच्छा नहीं होगा तो प्लास्टर की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होगी, प्लास्टर आपका लूज आउट होकर गिर जाएगा. इसीलिए आपकी वॉल जो होनी चाहिए वो क्लीन होनी चाहिए और साउंड सरफेस होनी चाहिए. दूसरी बात, मॉइस्चर कंटेंट का क्या रोल होगा आपके प्लास्टरिंग एरिया में. वॉल शुड हैव एन एप्रोप्रिएट मॉइस्चर कंटेंट. वॉल के अंदर अच्छा खासा, आप ऐसा, इसीलिए जब आप गांव में मिस्त्री बुलाते हो तो कहते हैं भैया दीवार खूब अच्छे से तर होनी चाहिए, मतलब क्योरिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वॉल के अंदर पानी आपका विद्यमान रहे. अगर पानी रहेगा तो वहाँ पे जो आपका सीमेंट के अंदर का मॉइस्चर होगा वो आपकी वॉल नहीं लेगा. वॉल उस सीमेंट के जो मोटार होगा उसके अंदर की पानी को ऑब्जर्व कर लेगा तो आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. एक्सेसिव मॉइस्चर कैन हाइंडर द बॉन्डिंग एंड ड्राइंग द प्लास्टर वाइल इनसफिशिएंट मॉइस्चर. अगर आप इनसफिशिएंट मॉइस्चर रहा तो कैन लीड टू पुअर वर्केबिलिटी एंड वीक एडहेशन. द स्पेसिफिक मॉइस्चर रिक्वायरमेंट में वेरी डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ प्लास्टर बिंग यूज. तो ये आपका मॉइस्चर कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए. प्रॉपर क्यूरिंग का क्या महत्व होगा आपकी प्लास्टरिंग में. इफ द वॉल इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड, अगर आपकी अभी वॉल नई नई बनी है, आपने उसको रिपेयर किया है, इट शुड बी एडिक्वेटली क्योर बिफोर अप्लाइंग प्लास्टर. तो इसको भी आसानी से, मतलब कि एडिक्वेटली मतलब हो गया कि क्योर बिफोर प्लास्टरिंग. प्लास्टरिंग क्रिया करने से पहले इसको आपको क्योरिंग करना पड़ेगा. क्योरिंग इंश्योर दैट वॉल हैज अचीव डिजायर स्ट्रेंथ एंड मॉइस्चर कंटेंट प्रोवाइडिंग ए सुटेबल स्ट्रेट फॉर प्लास्टर एप्लीकेशन. प्लास्टर एप्लीकेशन करने से पहले आपको अगर स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए तो इसको अच्छे से क्योरिंग करनी पड़ेगी. ये कुछ बातें हैं जो प्लास्टर संबंधी बातें थी. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि हम लोग उसके सरफेस को रफ क्यों बनाते हैं. तो बेसिक क्वेश्चन था, पर और भी बातें मैंने यहाँ पे बता दी है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो अभी इसमें हमारे 80 क्वेश्चन हुए हैं लगभग, और अभी इसके 20 क्वेश्चन बाकी हैं इस पेपर के. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेपर करेंगे. इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सिविल ज्ञान लिमिटेड में मिल जाएगी. ठीक है. अगर आपको कोई भी क्वेरी इस वीडियो के माध्यम से ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो. ठीक है. बाकी आप लोग अपने आप से हिंदी और जीएस वाला पार्ट, यूपी जीके वाला पार्ट पढ़ते रहो. टेक्निकल यहाँ से आपका हो रहा है, और आपको टेक्निकल में अगर एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर ही करो, जो कि ड्राफ्टमैन के विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आ सकते हैं. क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर बुक नहीं है, क्योंकि आईटीआई का सिलेबस है. आप क्वेश्चन करोगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला. बाकी आपको हिंदी जो कि जीएस करना साथ साथ करना है. बाकी आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा. और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी. आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.